सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन सभी का स्वागत करता हूं। ऑफ कोर्स मैं संदीप सर इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं जिसका नाम है ओम इन्फिनिटी मैथ्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में आपका जो रेस्पॉन्स है काफी तगड़ा रेस्पॉन्स था और मैं काफी ज्यादा मोटिवेट हूं आपके इस रेस्पॉन्स से। इस वजह से ये नया वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं जिसके टाइटल में आपने पढ़ा होगा कि ये आपका वीडियो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो कि अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के लिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके 8 एमसीक्यूज होते हैं ना पहले जो 16 मार्क्स के होते, तो बेटा 16 मार्क्स के एमसीक्यूज और 15 से 20 मार्क के आपके थ्योरम होते हैं आपके एग्जामिनेशन में। मैं कुल यहां पे 15 इंपॉर्टेंट थ्योरम लेने वाला हूं, 15 इंपॉर्टेंट थ्योरम लेने वाला हूं जिसमें से आपके 3 से 4 थ्योरम आपके एग्जामिनेशन में पक्का आएंगे। पक्का 3 से 4 एग्जामिनेशन में आने हैं। तो इन्हीं में से कोई 3 या 4 थ्योरम्स आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। ये बात आप लिख लेना, दावे के साथ मैं कहता हूं। और आगे मतलब ये वीडियो आपको पार्ट वाइज मिलेगा क्योंकि एक वीडियो काफी बड़ा चला जा रहा है, इसलिए मैं वीडियो ब्रेक करके आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो इसी सीरीज में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी सीरीज में आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मिलेंगे एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे। और मैं दावे के साथ ये भी कह सकता हूं कि जो आगे चल के एमसीक्यूज में डिस्कस करूंगा उन्हीं में से 8 एमसीक्यूज आने की संभावना सबसे ज्यादा है। आणि आपल्या मराठी दर्शकांना मी आणखीन एक गुड न्यूज देऊ इच्छितो की आपण जे व्हिडिओचा लँग्वेज आहे हे दोन्ही लँग्वेज मध्ये आपण त्याला बनवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत। म्हणजे काही रेशो मध्ये मी मराठी हिंदी मिक्स करून घेणार आहे, कारण बरेच माझे ऑडियन्स ही हिंदी नोन पण असणार आहे। आता जरी तुम्हाला दिसत असेल की ऑडियन्स कमी आहे, पण मला माहिती की हे गॅरंटेड ग्रो करणारं चॅनल आहे, त्यामुळं काही प्रमाणामध्ये हिंदी काही प्रमाणामध्ये मराठी वापरून मी बनवणार आहे। आणि हा व्हिडिओ मी एका पवित्र दिवशी मी रेकॉर्ड करतोय आणि तो आहे महाशिवरात्रीचा दिवस। आणि पुढे लगेच आपल्या सर्व महाराष्ट्राची शान छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती आहे 19 फेब्रुवारी दिवशी। आणि जर तुम्ही 19 फेब्रुवारी दिवशी हा व्हिडिओ पाहत असाल तर जरूर कमेंट मध्ये जय शिवराय लिहून माझ्या या प्रयत्नाला सपोर्ट करा मित्रांनो। आणि लवकरच आपण या व्हिडिओमध्ये पुढच्या भागामध्ये जाणार आहोत। त्याआधी 2 महत्वाच्या अनाउन्समेंट आहेत। पहिली अनाउन्समेंट जसे की मी मागच्या व्हिडिओमध्ये अनाउन्समेंट केली होती की खूपच लवकरात लवकर मी या इथं या व्हाईट बोर्डला बाय बाय करणार आहे आणि एका मस्त पैकी डिजिटल बोर्डची व्यवस्था आपल्यासाठी मी करतोय आणि ऑलमोस्ट त्या गोष्टी फायनल झालेल्या आहेत। नंबर 2, जे स्टुडंट लातूर मधून येतात, लातूर सिटी मधून बिलॉंग करतात, त्यांच्यासाठी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आहे की ते माझ्या ऑफलाईन कोचिंग मध्ये सुद्धा येऊ शकतात। त्याची ऑफलाईन कोचिंगचा ऍड्रेस अँड फोन नंबर खाली तुम्ही पाहताय, हे जरूर पहा आणि ऑफलाईन साठी जॉईन व्हा। ज्या इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत मोस्ट इम्पॉर्टंट त्या सगळ्या युट्यूब वरती कव्हर होणार आहेत, पण डिटेल स्टडी आपण आपल्या ऑफलाईन मधूनच करणार आहेत। मग जाऊयात आपल्याला इम्पॉर्टंट थेरम्स कडे, जिथं मी इम्पॉर्टंट थेरम्सला डिस्कस करेन माझ्या पद्धतीचं सोल्युशन। माझ्या पद्धतीचं सोल्युशन म्हणजे बघा, बोर्ड बुक मध्ये जे सोल्युशन लिहिलेलं आहे ते तर आपल्याला करायचंच आहे, म्हणजे ते आपल्याला भाग आहे की त्या पद्धतीनेच सोल्युशन आपल्याला करायचंय, पण मी एक वेगळ्या पद्धतीनं माझा टच देऊन समजून सांगण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे। आणि इम्पॉर्टंटली हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत सगळे पार्ट का बघायचे, कारण जे एमसीक्यूज आपण डिस्कस करणार आहेत मित्रांनो, एमसीक्यूज मध्ये मी अशा भन्नाट आयडिया तुम्हाला देणार आहे की तुम्ही थक्क व्हाल की अरे हा क्वेश्चन या पण पद्धतीने करता येऊ शकतो का, अशा भन्नाट आयडिया मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे। त्यामुळे एमसीक्यूज वाला व्हिडिओ सुद्धा जरूर पाहायचे, निश्चित आपल्या कामाला येईल। चला मग वळूयात आपल्या व्हिडिओकडे। ओके मित्रांनो, तर चला हा फर्स्ट थेरम आहे, प्रूव्ह दॅट होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। आपल्याला माहिती आहे की होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री या टाइपचं असतं। हे होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री आहे ज्यामध्ये प्रत्येक टर्मची डिग्री सेम असते। प्रत्येक टर्मची डिग्री सेम असते तेव्हा आपण त्याला होमोजेनियस म्हणतो। बघा याची डिग्री म्हणजे काय असतं, व्हेरिएबलचा जो हायेस्ट पॉवर आहे त्याला म्हणतो आपण डिग्री। तर फर्स्ट टर्मची डिग्री 2 आहे, सेकंड टर्मची डिग्री पण 2 आहे,
एक्स आणि वाय चे पॉवर 1 1 आहेत ना, तेव्हा ऍडिशन करतो आपण, आणि थर्ड टर्मची डिग्री सुद्धा 2 आहे, म्हणजे प्रत्येक टर्मची डिग्री 2 आहे, आणि अशा वेळेस याला म्हणतात आपण होमोजिनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन. रिप्रेझेंट्स अ पेअर ऑफ लाईन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, म्हणजे हे इक्वेशन पेअर ऑफ लाईन्स रिप्रेझेंट करतं, हे आपल्याला शो करायचंय, आणि त्यासोबत हे पण शो करायचंय की या कंडिशनच्या अंडर. आता ही कंडिशन काय इम्पॉर्टंट आहे पुढे दिसेल तुम्हाला. तर याच्यामध्ये याचा बघा, हा पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईनचा थेरम येतो. आपल्याला माहिती आहे की पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन मध्ये दोन थेरम आहेत, दोन्हीपैकी एक थेरम जवळपास 100%, नियरली 100% दोन्हीपैकी एक थेरम येतो, हे आपल्याला माहिती असायला पाहिजे. त्यापैकी हा पहिला थेरम आहे. तर आपण बघूयात याचं सोल्युशन कसं करता येईल. आपल्याला शो करायचं की हे पेअर ऑफ लाईन्स रिप्रेझेंट करतं. त्यासाठी आपण याला काय करूयात, हे बघा, आपल्याला आठवत असेल आपण एखाद्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनला जेव्हा कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथडनी सोल्युशन करतो, जवळपास तेच मेथड त्याच पद्धतीने मी हे सोल्युशन करतो. तर हे आपलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सपोज करून आपण याला पुढे जाऊयात, आणि इथं मी काय करतो, याला डिवाइड करतो एक्स स्क्वेअर, डिवाइड बाय एक्स स्क्वेअर. जर ह्या इक्वेशनला मी एक्स स्क्वेअर ने डिवाइड केलं तर हे काय होणार, या पद्धतीनं होणार 2hy/x प्लस b इन ब्रॅकेट y प्लस x y/x ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल टू 0. आणि मग ह्या y/x ला आपण t सपोज करूयात, ओके, किंवा y/x ला, ठीक आहे, y/x ला t सपोज केलेलं चांगलं. आता समजा मी ह्या y/x ला t सपोज केलं, बघा सिंपल स्टेप घेतोय, डिवाइड बाय एक्स स्क्वेअर केले. आता इथं y/x ला मी t सपोज करतोय, म्हणजे माझं इक्वेशन आलं bt स्क्वेअर प्लस 2ht प्लस a इक्वल टू 0. आता आपल्याला माहिती की एखाद्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनची रूट्स फाइंड करण्यासाठी जे धनाचार्य मेथडचा फॉर्म्युला असतो, तो फॉर्म्युला वापरून आपण इथं t च्या व्हॅल्यू कशा लिहू शकतो, -2h प्लस मायनस अंडर रूट 4h स्क्वेअर मायनस 4ab डिवायडेड बाय 2b. आणि मग t इक्वल टू -2h प्लस मायनस, ह्याच्यातनं 4 आपण कॉमन काढू, स्क्वेअर रूटच्या बाहेर 4 काय होऊन येईल, 2 होऊन येईल, म्हणजे इथं येईल 2 अंडर रूट h स्क्वेअर मायनस ab अपॉन 2b. आता इथं आपण ह्या सगळ्या 2 ला कॅन्सलेशन करूयात, आणि बघा इथं तर t इक्वल टू -h प्लस और मायनस अंडर रूट h स्क्वेअर मायनस ab अपॉन b. आता ह्या t ला आपण रिसबस्टिट्यूट करूयात, इथं y/x आलं, y/x इक्वल टू -h प्लस मायनस अंडर रूट h स्क्वेअर मायनस ab अपॉन b. सो y इक्वल टू -h प्लस मायनस अंडर रूट h स्क्वेअर मायनस ab अपॉन b इंटू x. आणि आपल्याला माहिती आहे की y इक्वल टू mx, म्हणजे थोडक्यात इथून मला असं लिहिता येतं y इक्वल टू -h प्लस अंडर रूट h स्क्वेअर मायनस ab अपॉन b इंटू x, अँड y इक्वल टू -h मायनस अंडर रूट h स्क्वेअर मायनस ab अपॉन b इंटू x. आणि तुम्हाला दिसतंय की ह्या दोन्ही लाईन y इक्वल टू mx फॉर्म मध्ये आहेत, आणि y इक्वल टू mx हा फॉर्म कोणाचा असतो, y इक्वल टू mx हा फॉर्म असतो पेअर ऑफ लाईन्स पासिंग थ्रू ओरिजिनचा. ही पण y इक्वल टू mx टाइप मध्ये, आणि ही सुद्धा y इक्वल टू mx टाइप मध्ये आहे. म्हणजे आपण हे प्रूव्ह केलं की बाबा ह्या इक्वेशनला सेपरेट केला असता या पद्धतीनं इक्वेशन दोन बदलतात, राइट. तर या दोन पद्धतीच्या इक्वेशन आपल्याला भेटतात. तो बच्चों यहां पे आपको ये पता चल गया कि इस इक्वेशन को सेपरेट करने के बाद आपको यहां से y इक्वल टू mx टाइप की दो लाइन आती है, मतलब कि हमने प्रूव कर दिया. और ये इंपॉर्टेंट क्यों था, h स्क्वायर माइनस ab, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी, बेटा आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए. स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं रह सकती, तो इसलिए वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है. सो देयरफॉर ये जो लाइंस है, देयरफॉर ऑब्टेन्ड लाइंस मतलब जो लाइंस आपको मिल चुकी है, ये पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है. सो ऑब्टेन्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन. ऑब्टेन्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन
व्हेन एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस थ्योरम को मान लेते कि ये थ्योरम 4 मार्क्स के लिए आ रहा है, तो इसका स्कीम ऑफ मार्किंग क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहले जब आपने डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करके ऐसा कुछ इक्वेशन बनाया होगा, तो यहां पे आपका 1 मार्क आपको मिल जाना चाहिए। यहां पे आपका 1 मार्क आपको मिल जाना चाहिए। एंड यहां से जब आप यहां क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के जब आपने इसे सिंप्लीफाई किया होगा इस फॉर्म में, तो आपको यहां पे 1 मार्क मिलना चाहिए। कीप इन माइंड, यहां आपने सेपरेट लाइंस करके दिखाई, यहां आपको 1 मार्क मिलना चाहिए। हो गए आपके कितने? 3 मार्क। और जो ये कंक्लूजन लिखा आपने, मैं बार बार बच्चों से कहता हूं कि कंक्लूजन लिखे बिना आंसर को छोड़िए मत, कंक्लूजन जरूर लिखिए, क्योंकि पेपर चेक करने वाला अडानी है, मतलब वो अंबानी अडानी नहीं। अडानी मराठी में क्या बोलते हैं? अडानी मतलब क्या बोलते हैं? अनाड़ी। हिंदी में अनाड़ी बोलते हैं ना, मराठी में अडानी बोलते। तो आप ऐसे समझ के पेपर लिखो। तो यहां आपको ये जो आपने कंक्लूजन लिखा है, यहां आपका 1 मार्क आपको मिल जाना चाहिए। तो ऐसे 4 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस थ्योरम का हो सकता है। ओके, तो बढ़ते अभी अपने अगले थ्योरम की तरफ। हाँ बच्चों, तो ये रहा आपका नेक्स्ट थ्योरम। और ये थ्योरम आप देख रहे होंगे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के थ्योरम है, और ये सबसे ज्यादा इसके चांसेस है इस बार के 2026 के बोर्ड पेपर में आने की। और ये क्वेश्चन मैंने गेस्ट पेपर, जो अपना पहला गेस्ट पेपर लॉन्च किया था मैंने, उसमें भी ये थ्योरम मैं ले चुका हूं। अगर आपने मेरा पहला वीडियो गेस्ट पेपर नहीं देखा, तो उसका प्लेलिस्ट, मतलब 4 पार्ट में बना हुआ है, उसका प्लेलिस्ट बना के, एक उसका प्लेलिस्ट बन के जो आपको देखना रहेगा एक साथ चारों, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, जहां पे गेस्ट पेपर डिस्कशन किया हुआ है। यहां पर या फिर यहां आई बटन आ सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, वहां पे भी क्लिक करके आप जा सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। तो गेस्ट पेपर जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये थ्योरम हम डिस्कस करेंगे। इफ थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस, तो बेटा ये साथ ही साथ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि ये मेरा जो प्रयास है, इसका मोटिवेशन बस उतना सा है कि आपका सब्सक्रिप्शन एंड आपका लाइक, इसी से मुझे एनर्जी मिलती है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये tan थीटा मुझे प्रूव करना है। चलो इस पे बढ़ते। तो थीटा इज अ एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस ऑफ दिस। आपको पता है कि ये होमोजेनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। दो लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है। अभी लास्ट थ्योरम में मैंने प्रूव करके दिखाया ना, अभी इसी वीडियो के लास्ट पहला जो थ्योरम था, उसमें हमने प्रूव किया था कि ये इक्वेशन जब सेपरेट करते हो तो पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन देता है। बस हमें क्या करना है, उनके बीच का एंगल काउंट करने का, मतलब एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है, प्रूव करके दिखाना है। तो सिंपल प्रूव करेंगे हम। मानेंगे कि m1 एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ लाइंस ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेअर इक्वल टू 0। या मधल्या ज्या दोन लाइन्स आहेत त्याचे स्लोप्स आपण मानले m1 आणि m2। अब आगे देखो, अब क्योंकि ये पासिंग थ्रू ओरिजिन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है, ये जॉइंट इक्वेशन, तो m1 m2 अगर इसके स्लोप से, तो आपको रिलेशन पता है, आपको रिलेशन पता है कि m1 प्लस m2 क्या लेना चाहिए? माइनस 2h अपॉन बी। m1 m2 क्या लेना चाहिए? a अपॉन बी, है ना? m1 m2 क्या लेना चाहिए? a अपॉन बी। इसके साथ लेकिन बात क्या है कि मैं यहां पे, जब दो लाइंस के स्लोप पता होता है, जब दो लाइंस का स्लोप पता होता है, तो उनके बीच का एंगल फाइंड करने का 11th में हमने फॉर्मूला देख रखा था कि जब दो लाइंस का स्लोप पता होता है m1 m2, तो उनके बीच का एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है। तो मुझे ये सारी चीजें उठा के उसमें डालनी है। लेकिन चलो m1 m2 तो मैं डाल दूंगा, लेकिन m1 माइनस m2 हमें नहीं पता, तो चलो m1 माइनस m2 फाइंड करते। So we know that m1
माइनस m2 का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपका होता है, ये आपको पता होना चाहिए, या फिर आप ए और बी के फॉर्म में भी याद रख सकते हो, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4ab होता है। तो इसके हेल्प से हम m1 माइनस m2 निकाल के उसमें रख देंगे। देखो, तो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर यानी क्या बना, 4a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बना सर, माइनस 4 इंटू ए अपॉन बी बना, है ना। तो इसे अगर मैं एलसीएम के साथ सॉल्व करता हूं तो बी स्क्वायर और यहां पे बनता है 4a स्क्वायर माइनस 4ab। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लोगे तो यहां पे बनेगा मॉड m1 माइनस m2। मॉड क्यों, क्योंकि मुझे पता नहीं कौन सा स्लोप किससे बड़ा है, m1 बड़ा है कि m2 बड़ा है पता नहीं, इसलिए मॉड। तो m1 माइनस m2 इसका स्क्वायर रूट ले रहा हूं, स्क्वायर रूट लेते टाइम 4 को कॉमन ले रहा हूं, 4 का स्क्वायर रूट बन गया 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी बेटा। अब इसमें रख दो, हाँ इसमें अगर मैं ये रख देता हूं tan थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी अपॉन 1 प्लस ए बाई बी, है ना, फिक्स क्राइटेरिया। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे का बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या बन गया, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये कंडीशन। और मॉड क्यों डाला है, क्योंकि हमें एक्यूट एंगल निकालना था। इसका स्कीम ऑफ मार्किंग कैसे हो सकता है, देखो ये रिलेशंस आपने लिखा, यहां पे आपका 1 मार्क होना चाहिए, ये रिलेशंस आपने लिखा, m1 माइनस m2 आपने फाइंड किया, यहां पे 1 मार्क आपका होना चाहिए, और यहां पे ये फॉर्मूला आपने एज्यूम किया, यहां पे 1 मार्क और आपके प्रूफ को 1 मार्क। अगर ये 3 मार्क को आता है तो फिर थोड़ा 19-20 होगा, मतलब 1 मार्क ऐसे ही आपका कम हो जाएगा इसमें, 3 मार्क्स के लिए आता है तो। अगर 4 मार्क्स के लिए आता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ओके, चलो बढ़ते अगले थ्योरम की तरफ। तो बच्चों शुरू करते अपने अगले थ्योरम को, ये है आपका वेक्टर्स का थ्योरम। आपको लग रहा होगा कि सर बीच में हंसना क्यों शुरू किया आपने, मुझे एक चीज याद आ गई। अब ये मैं काफी रिसोर्सेस कम होने के बावजूद ये आपके लिए, बच्चों के लिए ये मेरा डिवोशन है कि मैं प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कंटेंट। रिसोर्सेस भी आ जाएंगे, उसका भी कोई वांदा नहीं है, लेकिन काफी बार मतलब कमेंट में तो नहीं, लेकिन ऐसे ही मतलब पर्सनल लेवल पे चैटिंग में कुछ चीजों ने ऐसे मुझे थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया था कि यार तेरे से नहीं हो पाएगा, या जो बिग बुल्स है, काफी बड़े चैनल्स हो या कोई ऑफलाइन सेंटर्स हो, तो थोड़ा क्रिटिसाइज मिला था मुझे कि अब कैसे पॉसिबल है, इतना लॉन्ग जर्नी है ऐसे वैसे। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, छावा मूवी का एक बढ़िया डायलॉग है, हाथी घोड़े तलवार फौज तो तेरी सारी है, लेकिन बच्चों के दिल में बैठा हुआ संदीप सर अब भी सब पे भारी है। ये बात मेरी याद रख लेना, लिख लेना कि ये चैनल कितना ग्रो करेगा, और ऑफलाइन सेंटर भी मैं ग्रो करके दिखाऊंगा, ये मेरा चैलेंज है। बढ़ते तो बेटा चैलेंज मतलब ऐसे मत लीजिएगा, बस ऐसे में बोल रहा हूं कि करके दिखाएंगे यार, जुनून है सर पे। आगे बढ़ते तो ए बार बी बार बी 2 पॉइंट्स इन द स्पेस एंड आर बार बी अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, जो कि सेगमेंट ए बी को डिवाइड करता है इन द रेशो m/n, देन प्रूव दैट आर बार इक्वल टू ये, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ आर बार ये ऐसे लिखा जा सकता है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, बढ़ते आगे। तो यहां पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पे ए बार बी बार और यहां पे आर बार कहीं पे एक पॉइंट है, और यहां पे m/n रेशो यहां पे दे रखा है। ओके बच्चों, अब यहां पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है, क्योंकि ये ब्रैकेट में जो लिखे है ये कौन है, ये पोजीशन वेक्टर है। तो आपको पता है पोजीशन वेक्टर के लिए तो ओरिजिन की जरूरत पड़ेगी, तो ओरिजिन से मैंने ये जोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है कि ओरिजिन टू दैट पॉइंट ये आपका पोजीशन वेक्टर डिफाइन होता है। यहां पे आप एक बार डायरेक्शन भी नोट डाउन कर देना, डायरेक्शन ऐसे देनी चाहिए कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन सेटिस्फाई हो, ट्रायंगल ऑफ एडिशन सेटिस्फाई हो। तो यहां पे आगे चल के देखो क्या होगा, सिंपल चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि ए आर
लेंथ की बात हो रही है, नॉट वेक्टर्स की। अभी तक मैंने वेक्टर के बारे में बात नहीं की। ए आर अपॉन आर बी, इस पॉइंट को मैं ऊपर लिखता हूं, इस पॉइंट को मैं ऊपर लिखता हूं। ए आर अपॉन आर बी इज इक्वल टू यम अपॉन यन। ओके, लेकिन आपको पता है कि ए आर बार और आर बी बार सेम डायरेक्शन में। यहां देखो, ए आर इक्वल टू यम बाय एन आर बी। अब जरा इंपॉर्टेंट बात सुनो, ये बोर्ड बुक में भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। बोर्ड बुक में इस स्टेप के बाद डायरेक्टली इस पे वेक्टर लगाया हुआ है। मैं लगा सकता हूं वेक्टर, ऐसे लगा सकता हूं क्योंकि आपको पता है कि यम अपॉन यन ये रेशियो ऑफ साइड से, रेशियो ऑफ सेगमेंट से, तो यम अपॉन यन हमेशा पॉजिटिव होगा। और डायरेक्शन लगाने से होगा क्या कि ए आर बार और आर बी बार क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तब आप ये चीजें लिख सकते हो। ए आर बार और आर बी बार सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये चीज आप लिख सकते हो क्योंकि ये पॉजिटिव मल्टीपल है। इसके पीछे का ये रीजन है बच्चों। तो इसको उतार देते हैं अभी पोजीशन वेक्टर्स में। तो ये लिखा आपने आर बार माइनस ए बार इक्वल टू एम बाय एन बी बार माइनस आर बार। तो एन आर बार माइनस एन ए बार इक्वल टू एम बी बार माइनस एम आर बार। ओके बच्चों, आगे देखो, ये हमें प्रूव करना है। तो सिंपल सा आर बार की टर्म एक तरफ लेके जाओ, तो क्या होगा, ये होगा यम आर बार प्लस एन आर बार, और यहां पे क्या होगा, यम बी बार प्लस एन ए बार, यम बी बार प्लस एन ए बार। तो यहां से आर बार कॉमन निकालेंगे, यम प्लस एन लेंगे, यम बी बार प्लस एन ए बार लेंगे। तो आर बार इक्वल टू यम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन यम प्लस एन, और ये प्रूफ होने जा रहा है। देयरफॉर यहां पे देखो, ये आपका प्रूफ हो गया, इसमें कोई कंक्लूजन तो होगा नहीं लिखने का। आप बोलोगे सर सिर्फ इतना करने से हमें 3 या 4 मार्क मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, बोर्ड बुक में यही एक्सप्लेनेशन है, बस उसी को मैंने ज्यादा ये करके बताया हुआ है, मतलब एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। स्कीम ऑफ मार्किंग, स्कीम ऑफ मार्किंग, ये फिगर निकालोगे अच्छे से 1 मार्क मिलेगा। ये आपने रेशो वगैरह डिसाइड कर दिया, यहां पे आपका 1 मार्क, यहां कहीं पे भी 1 मार्क डिसाइड हो सकता है क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर में आपने लिखा है। यहां पे आपका 1 मार्क बनेगा और यहां पे आपका 1 मार्क बनेगा। तो मुझे क्या लगता है पता है कि ये थ्योरम अगर आपकी एग्जामिनेशन में कभी आने का चांस होगा भी, वैसे तो मैंने इसको मेरे गेस्ट पेपर में इंक्लूड नहीं किया हुआ है क्योंकि मुझे इस बार आने का चांस थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए अलग एक थ्योरम लिया था मैंने जो इस डिस्कशन में भी लूंगा, सेमी सर्कल वाला, उसका ज्यादा चांस लग रहा है मुझे। फिर भी आएगा तो 3 मार्क्स के लिए आएगा, और 3 मार्क्स के लिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से होगा। ओके, बढ़ते अगले वीडियो की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने रहा, ये आपको पता है कि वेक्टर्स का एक्सटर्नल डिवीजन का क्वेश्चन है, और यहाँ पे ए और बी आपके 2 पॉइंट से एक सेगमेंट बना हुआ है, स्पेस में पॉइंट से ए और बी, और आर आपका पॉइंट है जो ए बी सेगमेंट ए बी को इंटरनली गलत है, सॉरी, यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा इग्नोर कर दीजिए। डिवाइडिंग इन द रेशो एम एस टू एन एक्सटर्नली, इंटरनली का तो पहला हो गया, एक्सटर्नली का सवाल है, तो आर बार इक्वल टू ये वाला प्रूव करना है। इसके पहले का थ्योरम आपने देखा, सिर्फ फर्क क्या था बेटा, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था। इंटरनल में प्लस प्लस होता है, एक्सटर्नल में माइनस माइनस होता है। अब मैं इसका प्रूफ एक आसान तरीके से देना चाहता हूं, जो कि बोर्ड बुक में जो इसका प्रूफ है उससे ये अलग है, उससे ये अलग है। इस प्रूफ को भी आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। और वही मतलब जो मैथमेटिक्स के क्या बोलते हैं आप रूल्स है वो तो बदलेंगे नहीं ना। तो आप इस सॉल्यूशन को ट्राई कीजिए, अपने बोर्ड बुक में जो सॉल्यूशन है इसका या प्रूफ है वो भी आप एक बार देख लीजिए, ये भी आप देख लीजिए, दोनों में से जो पसंद आता है वो उसको फॉलो कीजिए, बिल्कुल इसको भी फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या है कि यहां पे आपका एक पॉइंट है ए बार, यहां पे पॉइंट है बी बार, सॉरी यहां एक पॉइंट बी लेंगे बी बार, और यहां एक पॉइंट आर लेंगे आर बार। ए बी ने सेगमेंट ए बी को आर ने
एक्सटर्नली कट किया हुआ है m/n रेशो में। तो m और n ऐसे लिखा जाता है। बच्चे काफी बार गलती करते हैं m और n लिखने में, खास करके ये एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूला में काफी गलती होती है। तो बच्चों यहां पे अगर ये मैं देखता हूं तो ये m-n हुआ है ना, ये m/n रेशियो में डिवाइड किया था पॉइंट आर ने एक्सटर्नली, तो ये ए बी डिस्टेंस कितना हुआ m-n। यही फैक्ट है कि ये मेरे प्रोसेस को अलग बनाता है आपके रेगुलर प्रूफ से। तो यहां पे आपको लास्ट थ्योरम में हमने क्या देखा था कि अगर ए और बी को आर इंटरनली कट करता है m/n में, तो आपने कैसे लिखा था इसे, आपने ऐसे लिखा था, याद है। तो इसी फॉर्मूला का यूज मैं यहां पे करता हूं कि यहां पे R डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n। ऑल्सो B डिवाइड्स, ध्यान से देखना, B डिवाइड्स AR इंटरनली इन द रेशियो m-n/n। ऐसे हो रहा है बेटा। तो क्यों ना अपन इंटरनल डिवीजन का ही फॉर्मूला उठाए। तो यहां पे क्या था, आर ए बी को डिवाइड कर रहा था इंटरनली, यहां पे क्या है, बी ए आर को डिवाइड कर रहा है इंटरनली m/n, ये सॉरी m-n/n रेशियो में। तो यहां पे आप इस फॉर्मूला का यूज करके क्या लिख सकते हो, बी बार इक्वल टू, और एक चीज यम बी बार हो रहा है, मतलब यम बी बार की तरफ जा रहा है और n इसकी तरफ आ रहा है। तो हम भी वही करेंगे, m-n को डालेंगे r की तरफ, तो m-n r बार प्लस, आप बोलोगे सर यहां तो माइनस है, आ जाएगा, आ जाएगा, प्लस n को भेज देते a की तरफ, ऐसे हो रहा है ना, n a की तरफ जा रहा है, m इधर जा रहा है, तो n को भेज देते a की तरफ, तो n a बार अपॉन m-n प्लस n। तो b बार इक्वल टू m-n r बार प्लस n a बार अपॉन, यहां पे कैंसिलेशन होके क्या बचता है, बस m बचता है। ओके, तो देखिए आगे, तो m को इधर भेज देते, तो ये बनेगा m b बार इक्वल टू m-n r बार प्लस n a बार। ठीक है, अब इस टर्म को इस टर्म को लेफ्ट में भेजिए, तो m b बार माइनस n a बार इक्वल टू m-n r बार। तो यहां से r बार क्या मिला, ये मिला कुछ इस तरीके से। बेटा ये एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला मतलब थ्योरम है, इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कम चांसेस है आने के, फिर भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में मैंने इसको जगह दी है। तो अगर इसका ये आता भी है आपकी बोर्ड एग्जाम में, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा की आपने प्रॉपरली फिगर उतारी 1 मार्क, त्यानंतर आपण याला हा फॉर्म्युला वापरून दाखवला 1 मार्क, आणि ऑफकोर्स फायनल रिझल्ट येतोय त्याला 1 मार्क, असं आपलं क्रायटेरिया असेल या क्वेश्चनचा। जाऊयात पुढच्या क्वेश्चन कडे। ओके, तो बच्चों देखो ये है आपका वेक्टर्स का थ्योरम, आणि हा खूप इंपॉर्टंट थ्योरम आहे, बराच वेळा बोर्ड एग्जामला आलेला थ्योरम आहे की व्हॉल्यूम ऑफ पॅरलेलोपिपेड। पॅरलेलोपिपेड म्हणजे तुम्हाला दिसते इथं फिगर मध्ये की पॅरलेलोपिपेड म्हणजे ज्याचा बेस हा पॅरलेलोग्राम असतो आणि त्या पॅरलेलोग्रामला आपण हाईट दिलेली असते। तर पॅरलेलोपिपेड याचा जो व्हॉल्यूम आहे, ज्याचे कोटर्मिनस एजेस, कोटर्मिनस म्हणजे हे अशा प्रकारे, हे पहा, हे ए बार, हे सी बार पकडू आणि हे बी बार पकडू, अशा एजेसला म्हणणार, ते सगळे एका ठिकाणी येऊन भेटायलेत, है ना, कोटर्मिनस एजेस। ऍक्च्युअली कोटर्मिनस एजेस म्हणजे ज्यांचा टर्मिनल पॉइंट सेम आहे, तुम्ही डायरेक्शन अशी घेऊ शकता, काय हरकत नाही, डायरेक्शन वेगळी घेतलं तरी चालतं। ओके, तो इसका वॉल्यूम आपको प्रूव करना है कि बॉक्स एबीसी होता है। बाय द वे बॉक्स एबीसी क्या होता है, आपको पता है कि बॉक्स एबीसी का मतलब होता है ए बार डॉट बी क्रॉस सी, एंड अनदर फैक्टर कि दो वेक्टर होंगे ए बार डॉट बी बार। आपको पता है कि उन दोनों वेक्टर्स का डेफिनेशन क्या होता है, उनके डॉट का डेफिनेशन होता है। ये दो चीजों पे ये थ्योरम का प्रूफ टिका हुआ है। अब देखो यहां पे होता क्या है कि आपको पता है कि जैसे ये दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर है बी बार, एक वेक्टर है सी बार, तो इन दोनों का जो क्रॉस होता है,
बी बार और सी बार का जो क्रॉस होता है ये अलोंग माय थंब होता है, यानी कि ये वाला वेक्टर, ये जो पेन है ये बी क्रॉस सी है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स बी बार एंड सी बार। तो यहां पे देखिए, तो यहां बी क्रॉस सी कहां पे होगा, ये आपका बी क्रॉस सी ऐसे होगा, ये होगा आपका बी क्रॉस सी, और मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो यहां पे थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन ए बार एंड बी क्रॉस सी। अच्छा, दूसरी बात कि किसी भी 3D फिगर का, किसी भी 3D फिगर का, ये 3D फिगर है ना, किसी भी 3D फिगर का वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो इसका बेस कौन है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, मॉड क्रॉस ऑफ एडजेसेंट वेक्टर्स। तो बी बार और सी बार एडजेसेंट वेक्टर्स है ना, एडजेसेंट साइड्स है ना, तो एडजेसेंट साइड्स के अलोंग जो वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस का मॉड होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां पे एरिया ऑफ बेस ये हो गया मॉड बी क्रॉस सी, मॉड बी क्रॉस सी, ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है ना। तो एक काम करते हैं, अभी यहां पे हम यहां से, इस पॉइंट से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर जो कि होगा एच, हाइट बोलेंगे हम इसे, है ना। ऑफ कोर्स ये तो ट्रांसवर्सल हुआ क्योंकि ये पैरेलल हुआ ना, बी क्रॉस सी विच इज परपेंडिकुलर टू बी बार एंड सी बार, और ये जो ओ एम है ये भी तो ए एम ये भी तो परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी आपका थीटा होना चाहिए। क्या बोलते हैं आप उसे, ट्रांसवर्सल एंगल, ट्रांसवर्सल या अल्टरनेट जो भी बोलते होंगे, शायद अल्टरनेट बोलते हैं इसे, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल की वजह से ये भी एंगल आपका क्या बनता है, थीटा। अब आपको पता है यहां पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि एरिया है ना, वॉल्यूम, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड ये होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस एरिया कितना है, मॉड बी क्रॉस सी, इंटू हाइट कितनी है, एम बार, लेंथ ऑफ एम, तो हाइट। अच्छा, यहां पे हाइट जो है इसके लिए थोड़ा सा मैं यहां पे कैलकुलेशन आपको बताता हूं। अगर मैं यहां पे ओ एम को यहां पे जोड़ता हूं तो मुझे दिख रहा है कि इन ट्रायंगल ओ ए एम, इन ट्रायंगल ओ ए एम कॉस थीटा क्या होगा, इन ट्रायंगल ओ ए एम कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, हाइपोटेनस कौन है, देखो यहां पे 90 डिग्री है, यहां पे 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस कौन होगा, ओ ए कौन है, ए बार। तो ओ ए, सॉरी, ए एम अपॉन ओ ए, तो ए एम क्या हुआ, ओ ए इंटू कॉस थीटा, और ए एम क्या होगा, ओ ए क्या है, ओ ए का मैग्नीट्यूड है मॉड ए बार। तो यहां पे बेस एरिया कितना, बी क्रॉस सी, और हाइट यानी एच यानी ए एम कितना, मॉड ए बार कॉस थीटा, मॉड ए बार कॉस थीटा। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको इसे लिखा, आप इसे लिख सकते हो क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी क्रॉस सी, यहां लिखा है, तो आप लिख सकते हो ए बार डॉट बी क्रॉस सी, और इस डेफिनेशन के अलोंग ये होता है बॉक्स एबीसी, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। इस तरीके से इसका प्रूफ बनता है। इसका स्कीम ऑफ मार्किंग मैं आपको दे देता हूं। ऑफ कोर्स आपने फिगर निकाली, 1 मार्क मिला, सब हाइट वगैरह दिखाई, बी क्रॉस सी वगैरह दिखाया, हाइट मिल गई आपको। यहां पे आपने एरिया ऑफ बेस निकाला 1 मार्क, यहां आपने हाइट निकाली 1 मार्क, और आपने आंसर रिजल्ट लिया 1 मार्क। इस तरीके से आपका स्कीम ऑफ मार्किंग होना चाहिए इस वाले थ्योरम का। बढ़ते नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। देखिए, तो इस थ्योरम के लिए आपको क्या बोला है, वेक्टर्स का थ्योरम है, प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल इज द राइट एंगल यूजिंग वेक्टर मेथड। तो बेटा ये जो थ्योरम है ये आपको याद होगा, जो बच्चे इस चैनल के साथ जुड़े हुए ना, कि पहला जो अपना गेस्ट पेपर था उसमें 3 मार्क्स के सेक्शन में, 3 मार्क्स के सेक्शन मतलब ये आपके पार्ट 3 में गेस्ट पेपर जो डिस्कस किया था ना, उसके पार्ट 3 में इसका सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे
आपको सीधा रेफर करता हूं, रेफर अपना गेस पेपर पार्ट 3, उसमें जाके आप इसका प्रूफ दे सकते हो, क्योंकि सेम प्रूफ यहां पे भी एप्लीकेबल होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग में इसमें ले रहा हूं, तो प्लीज आप जाके गेस पेपर का पार्ट 3 देखिए, और उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, हम बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। तो हाँ, तो बच्चों ये है आपका कोसाइन रूल, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेसन से आता है, कोसाइन रूल। इसे भी मैंने इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की कैटेगरी में डाला हुआ है। आपको पता है कि कोसाइन रूल हमेशा किसी भी टाइप के ट्रायंगल में ये ट्रू होता है। ये 3 तरीके के कोसाइन रूल आपको पता है। अब तीनों में से किसी एक का ही आने का चांस है। क्या सर तीनों भी एक साथ आएंगे? बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपके बोर्ड एग्जाम में तीनों में से कोई एक आएगा। तो मैं कोई भी एक प्रूव कर लेता हूं, और बाकी दोनों भी सेम तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। अगर एग्जाम में चेंज होके आता है तो चलो, तो मैं इस सेकंड वाले को प्रूव करता हूं। किसी भी प्रूव कर सकते हैं आप। तो यहां पे मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं। आप बोलोगे सर आप ट्रायंगल जो ले रहे हो एक्यूटेंगल ट्रायंगल ले रहे हो, क्या हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं या फिर ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल लेते हैं, क्या तो भी ये प्रूफ बन पाएगा? बिल्कुल हाँ, किसी एक केस में भी प्रूव करेंगे तो काफी है। तो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। देखो यहां पे मैं परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। यम, आपको पता है कि ये साइड होती है ए साइड होती है सी, और ये साइड होती है बी, है ना? ये नोटेशन आप सबको पता है। तो यहां पे दो चीजें हैं। इन ट्रायंगल AMB, इन ट्रायंगल AMB अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूं तो पाइथागोरस कैसे लगाएंगे? सी स्क्वायर इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। इन ट्रायंगल AMC पाइथागोरस कैसे लगाएंगे? बी स्क्वायर इक्वल टू MC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ठीक है बच्चों? अच्छा, और एक चीज इस प्रूफ में आप देख लेना कि आपने बोर्ड बुक में ये जो कोसाइन रूल्स है उसका प्रूफ अलग तरीके से दिया हुआ है। अगर आप एग्जाम में ये तरीके से करते हो तो भी आपको मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अलाउड होता है। मैं बोर्ड बुक में जो दिया है उस तरीके से भी प्रूव कर सकता हूं काफी इजीली, बट आपको नंबर ऑफ मेथड्स मिलनी चाहिए, इसलिए मैं इसे कुछ अलग तरीके से प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। आप बोर्ड वाली मेथड देख लेना और ये वाले मेथड देख लेना, जो आपको कंफर्टेबल या इजी लगे उसे आप फॉलो कर सकते हो। इससे बिल्कुल आपको मार्क्स मिलेंगे। देखिए, तो ट्रायंगल मैंने ले लिया और ये दो इक्वेशंस मैंने ले लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, आगे अगर मैं यहां पे देखता हूं कि इन ट्रायंगल, ये सेकंड प्रूव करने जा रहा हूं, इन ट्रायंगल ABM, बच्चों देखो इन ट्रायंगल ABM इस वाले एंगल पे कॉस लगाएंगे। तो कॉस बी, आपको पता है कि कॉस बी क्या होगा? ये होगा BM अपॉन सी, BM अपॉन सी। तो ये होगा BM इक्वल टू सी कॉस बी। चलो इसे लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। अब आगे यहां पे मैं इस सेकंड वाले को प्रूव करने जा रहा हूं। तो सेकंड वाला प्रूव करना है तो मुझे फर्स्ट को सेकंड में डालना पड़ेगा ताकि बी स्क्वायर का टर्म बना रहे, और थर्ड वाला प्रूव करना रहेगा तो मैं सेकंड को फर्स्ट में डालता। कोई भी चीज कर सकते हो आप। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 बी स्क्वायर इज इक्वल टू MC स्क्वायर प्लस, देखो इस AM स्क्वायर को इक्वेशन 2 की मदद लेके, इक्वेशन 1 की मदद लेके, इक्वेशन 1 से AM स्क्वायर का वैल्यू क्या है? सी स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर यहां मैंने लिख लिया। सी स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर यहां मैंने लिख लिया, वहां पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहां मुझे बी स्क्वायर इक्वल टू MC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ये देखो धीरे धीरे इसके प्रूफ की तरफ आप जा सकते हो। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आप ये कर सकते हो कि बी स्क्वायर इक्वल टू इस MC स्क्वायर को, इस MC को आप क्या लिख सकते हो? A माइनस BM का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये देखो MC को क्या लिखा मैंने? A माइनस BM। MC को लिख सकते A माइनस BM, बिल्कुल लिख सकते। अब यहां अगर मैं स्क्वायर एक्सपांड करता हूं तो क्या मिलता है?
ए स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर माइनस 2 बी एम प्लस सी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। तो ये माइनस बी एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी एम बचा रहेगा। और आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a बी एम को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से c cos b, और ये बन गया आपका प्रूफ। तो आई होप कि ये प्रूफ आपको आसान लगेगा कंपेयर टू बोर्ड वाला प्रूफ। दोनों भी चलता है, मैंने बोर्ड की पेपर चेकिंग की है। हमें बोला जाता था कि बच्चे ने अगर अल्टरनेट सॉल्यूशन लिखा है तब भी उसको वहीं पे स्कीम ऑफ मार्किंग बना के फुल मार्क दीजिएगा। ये मैं बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं। आपको कहीं टीचर ने बोला होगा कि नहीं, जो बोर्ड बुक में लिखा है वही करो, अल्टरनेट सॉल्यूशन मत करो, मार्क नहीं मिलेंगे। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये बात मैंने मॉडल पेपर पे देखी है, पेपर चेकिंग के टाइम ये मैंने सब कुछ किया हुआ। ओके, तो यहां पे स्कीम ऑफ मार्किंग, अगर मैं पेपर चेकर होता तो मैं स्कीम ऑफ मार्किंग कैसे लिखता? ऑफ कोर्स आपने ये जो दो रिलेशंस लिखे हैं इसको मैं 1 मार्क देता। ओके, 1 मार्क देता। इस रिलेशन को मैं यहां पे 1 मार्क अलॉट करता हूं। और जब आपने एमसी को ये वाला स्टेप एज्यूम किया है, यहां पे 1 मार्क, और जो आपका रिजल्ट मिला है यहां पे 1 मार्क। तो ऑब्वियसली ये थ्योरम अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो 4 मार्क्स के लिए आएगा। तो ऐसे ही इसका स्कीम ऑफ मार्किंग होना चाहिए। बढ़ते अगले वीडियो की तरफ। देखिए बच्चों, ये आपका साइन रूल का थ्योरम है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, बट कंपेरेटिव टू कोसाइन रूल ये काफी कम बार पूछा है। कोसाइन रूल काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं साइन रूल का प्रूफ कैसे बनता है। यहां देखिए, तो सिंपल सा प्रूफ बनाने जा रहा हूं। और आपको पता है कि जो साइड्स होती है ट्रायंगल की, उसके बाद ये साइड्स हमेशा प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल होती है। ट्रायंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल होती है। और ईच रेशो जो सारे इक्वल रेशोज होंगे वो 2r के बराबर होता है। और r क्या है? सर्कम रेडियस। सारी चीजें आराम से समझाऊंगा कि सर्कम रेडियस क्या होता है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले यहां पे हम ट्रायंगल, यहां पे ले रहा हूं मैं ट्रायंगल एबीसी। देखो बच्चों, तो ट्रायंगल एबीसी ले रहा हूं और यहां पे मैं परपेंडिकुलर यहां पे मैंने ड्रॉ कर दिया। ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। ये स्मॉल बी, स्मॉल सी और ये स्मॉल ए। और स्मॉल ए लिखने की यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पे इन ट्रायंगल एबीएम अगर हम साइन बी निकाले तो ये क्या होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस यानी एएम अपॉन सी होगा। सिमिलरली साइन सी क्या होगा? ये अपोजिट एएम है अपॉन क्या होगा? बी होगा। अगर इन दोनों से एएम की वैल्यू निकाले तो एएम इक्वल टू क्या होगा? एएम इक्वल टू होगा सी साइन बी, सॉरी, एएम इक्वल टू सी साइन बी, और एएम ही अपना बी साइन सी होगा। और यहां से इस सी को नीचे भेज दो और इस बी को इधर भेज दो, तो आपका सॉल्यूशन बन जा रहा है। बी को इधर भेज दो, सी को इधर भेज दो, तो ये साइन बी अपॉन बी है ना। बी को इधर भेज दिया, सी को इधर भेज दो, तो साइन सी अपॉन सी। इसको उल्टा लिखिए तो बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू, बोले भाई फोन मत हो रहा अभी, हाँ, सी अपॉन साइन सी, सी अपॉन साइन सी। ओके, तो बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी हुआ। मतलब ये दो रेशो आपने इक्वल दिखा लिए बच्चों। बस ये रेशो दिखाना बाकी है, ये रेशो दिखाना बाकी है। तो देखो, ये जो ए अपॉन साइन है तब आ सकता है ना जब मैं ये जो परपेंडिकुलर मैंने ए से डाला है, ए से ना डालते हुए मैं किसी और से डाल दूं तो सेम तरीके से आप दिखा सकते हो। अगर ये परपेंडिकुलर ए की बजाय बी से डाल दो तो आप साइने वगैरह निकाल सकते हो, बराबर। तो इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, ये बोला है। तो ये दो रेशो आपको मिल गए ना, तो उसके बाद आप एग्जाम में भी ऐसे लिखिए, सिमिलरली ए अपॉन साइन ए। अगर आपने ये परपेंडिकुलर ए की जगह बी से डाला होता तो ये रेशो आप दिखा सकते थे। ए अपॉन साइन ए अगर बी से डालते थे तो ये मिलता है सी अपॉन साइन सी। तो बेटा एग्जाम में भी आप डायरेक्टली लिख दो,
डायरेक्टली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ये स्टेप अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये बन गया। तो इसके बाद अभी ये प्रूफ हो गया, तीनों रेशियो इक्वल दिखाया आपने। इसके बाद का प्रूफ देखो कि इनको 2r के बराबर दिखाना है। तो कैपिटल आर क्या लिखा है, कैपिटल आर होता है सरकम रेडियस। देखो सरकम रेडियस के लिए हमें क्या करना चाहिए, सरकम रेडियस के लिए यहां पे आपने ट्रायंगल एबीसी ले रखा है ना, तो ट्रायंगल एबीसी, आवाज आ रही है, हाँ, तो ये होता है बेटा सरकम डायमीटर। तो ये जो है ना, ये इसको पी ले लो, तो सरकम एपी क्या हुआ, सरकम डायमीटर। ओ ए एंड ओपी हो गए सरकम रेडियस, जो दिखाएंगे हम कैपिटल आर से, कैपिटल आर से दिखाएंगे। तो यहां पे एक चीज आपने नोटिस की होगी कि अगर मैं इनको जोड़ देता हूं, इनको अगर मैं यहां पे जोड़ देता हूं, तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या होगा, देखो ये क्या है, आपका डायमीटर है। आपको पता है कि डायमीटर ट्रायंगल सर्कल की किसी भी पॉइंट पे राइट एंगल सबटेंड करता है। डायमीटर सर्कल के किसी भी पॉइंट पे क्या राइट एंगल सबटेंड करता है, आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, और पता भी है, 10th में आपने पढ़ी होगी। एज वेल एज ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। मतलब अगर ये मान लेते कि ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। सर ये कैसे, इसको कहेंगे एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क। देखो एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल एपीसी, रीजन लिखना है तो आप रीजन लिख सकते हो एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क। आपको दिख रहा है कि ये जो आर्क है ना एसी, एसी ने ही ये थीटा सबटेंड किया हुआ है, एसी ने ही ये थीटा सबटेंड किया हुआ, तो एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क। तो इसलिए अगर मैं इस वाले पे साइन लगाता हूं, तो वही इस वाले पे होगा, यानी साइन बी इक्वल टू साइन पी, और साइन पी कितना होगा, साइन पी ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो साइन पी यानी साइन थीटा होगा इसका अपोजिट बी अपॉन 2r। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि 2r इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। सो देयरफॉर a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। इस तरीके से इसका प्रूफ बनता है। अगर इसके स्कीम ऑफ मार्किंग की मैं बात करूं, तो इस तरीके से स्कीम ऑफ मार्किंग होनी चाहिए कि यहां पे आपका 1 मार्क फिक्स है, यहां पे 1 मार्क अपनी फिक्स है, यहां पे जो सिमिलरली का स्टेप लिखा है, या फिर आपका ये वाला जो स्टेप है ना, यहां पे आपका 1 मार्क आपको मिल जाना चाहिए, और ये जो दिखाया आपने और रिजल्ट प्रूव किया इस पे 1 मार्क। इसका मतलब कि ये थ्योरम आपके 3 मार्क्स के लिए आने का सबसे ज्यादा चांस है, कोसाइन रूल का सबसे ज्यादा चांस है, इसका चांस थोड़ा कम है, फिर भी प्रिपेयर करके रखिए आप। बढ़ते नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, तो बढ़ते अभी आपके 9th थ्योरम के लिए डिस्कशन के लिए, और ये पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मैं इस इंपॉर्टेंट थ्योरम के वीडियो के 2 पार्ट कर दे रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में पेपर 1 के इंपॉर्टेंट थ्योरम, सेकंड पार्ट में पेपर 2 के इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो ये पेपर 1 का इंपॉर्टेंट थ्योरम का लास्ट है। तो a इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, आपको पता है कि ये प्रोजेक्शन रूल होता है, और ऐसे 3 होते है ना, स्मॉल b इक्वल टू स्मॉल c इक्वल टू। इसके चांसेस काफी कम है, फिर भी मैं इसको एज अ थ्योरम रिवीजन के तौर पे आपको दे रहा हूं। 3 मार्क्स के लिए आएगा, काफी इजी होता है, और प्रोजेक्शन रूल इसको कहा जाता है। तो एक ही बार अभी तक एक ही बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर और में आता है तो छोड़ सकते, इसको बिना प्रिपेयर किए भी जा सकते, ये मैं आपको बोलना चाहता हूं। तो यहां पे प्रूफ देखो कितना इजी है। ये आपका ट्रायंगल एबीसी है, ये आपका साइड ए, साइड बी, और ये आपका साइड सी। यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं,
यम आपको पता है कि ये ऐसे बनता है, बस 2-4 स्टेप में थ्योरम का प्रूफ बन जाएगा। तो ऐसे बना तो आपने इन ट्रायंगल एबीएम, आपका एंगल बी पे कॉस लगाइए तो बीएम अपॉन सी होएगा, तो बीएम इक्वल टू क्या होएगा, सी कॉस बी। सिमिलरली इन ट्रायंगल एसीएम, इन ट्रायंगल एसीएम आपने इस पे कॉस लगाया तो ये क्या होगा, कॉस सी इक्वल टू एम सी अपॉन बी। सो एम सी इक्वल टू बनेगा बी कॉस सी, बी कॉस सी इसके बराबर। हियर आपने नोटिस किया होगा कि स्मॉल ए इक्वल टू बी एम प्लस एम सी है। तो ये जो आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है, इन दोनों से बीएम और एमसी की वैल्यू यहां डाल दो। तो बीएम और एमसी की वैल्यू यहां डाल दिए तो सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, ये प्रूफ आपका बनने जा रहा है। आप यहां पे रीजन में लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2। ओके, तो इसका स्कीम ऑफ मार्किंग कैसे होगा, ऑफ कोर्स इक्वेशन 1 आपने लिखा, यहां पे आपका 1 मार्क। इक्वेशन 2 आपने बनाया, यहां पे आपका 1 मार्क, और रिजल्ट आपने बनाया, यहां पे आपका 1 मार्क। अगर ये थ्योरम एग्जाम में आता है तो उसका स्कीम ऑफ मार्किंग इस तरीके से होना चाहिए। तो अभी आप ये पार्ट 1 में आपने पेपर 1 के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देख लिए, मिलेंगे पार्ट 2 में। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में। बाय।